ये कब तक हम सहते रहेंगे? कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, हर दिन हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। इस आप लोगों को सालार पब्लिकेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप अच्छी बड़ी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। दो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहला सब्जेक्ट जो है आज़ादी का प्लैटिनम जुबली, 70 पर 5 साल, फसी उर्दू में उसको गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली वैसा ही। तो प्लैटिनम जुबली 75 साल का जश्न, जो लोग इसके बारे में आज बहुत ज़ोर से पब्लिसिटी कर रहे हैं और जो लोग इसमें आगे बढ़कर सारे हिंदुस्तान के अंदर शहरियों को आवाज़ दे रहे हैं कि हर घर तिरंगा, उनकी जो हिस्ट्री है या इतिहास है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग आज़ादी के वक्त मौजूद नहीं थे। आज़ादी के वक्त उनकी कोई कुर्बानी नहीं थी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, आज़ादी सिर्फ 75 साल से नहीं, हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने से अंग्रेज़ों के साथ लड़ना, जंग के मैदान में कुर्बानी देना, बहादुर शाह जफर मुटनी के शिकार होकर रंगून की जेल में जब उनको लेकर गए तो उनका जो आखिरी जो अल्फाज थे, बदनसीब है ज़फ़र, कितना बदनसीब है ज़फ़र, 2 गज ज़मीन भी नहीं दफन के लिए कोई यार में बोलकर। तो ये सब मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी आबो अजदाद, उनकी कुर्बानियाँ क्या थीं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भगत सिंह को अदालत में लाया गया, अदालत में उनकी सुनवाई हुई थी, तो उस वक्त एक जज सर सैयद रहमान खान, ब्रिटिश के ज़माने में, जब उनके ऊपर दबाव डाला गया कि इनको लाइफ सजाए मौत देनी है, तो उन्होंने इसको प्रोटेस्ट करके जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ये भी एक हिस्ट्री है। इस तरीके से आप अशफाक साहब, रामकृष्णा बिस्मिल, इन लोगों को भी याद कर सकते हैं। और ये जद्दोजहद शुरू हुई, मुजाहिद, एक मूवमेंट चला, मुजाहिद मूवमेंट, वो सैयद अहमद साहब दहलवी ने शुरू की थी। एक और मूवमेंट चला, दारुल हरब में एक और, ए इलाही मुझे भी दे इबादत की नसीब, और उन्होंने कहा था कि इस देश को आज़ाद करने के लिए ये मुझे इबादत जैसा समझता हूँ मैं, उसमें मुझे वो नसीब अता कर बोलकर अल्लाह से दुआ भी पूरे उलमा इकराम को साथ में लेकर एक मूवमेंट चलाया था, दारुल हर्ब, ब्रिटिश के ख़िलाफ़। फिर एक चला रेशमी रुमाल, बहुत बड़ी तहरीक, उलमा इकराम वगैरह उसमें शामिल थे। हज़ारों उलमा इकराम ने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी दी। क्विट इंडिया मूवमेंट भी, मतलब वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्हीं की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ। मुझे ये बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अगर कोई भी हिस्ट्री के अंदर 3 वक्त सदर बने हैं तो वह सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बने हैं।
मैं इसलिए मैं ये चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि मैं आवाज़ देना चाहता हूँ और मैं समझाना चाहता हूँ कि सुनाना चाहता हूँ कि हमारी एक तारीख़ है। हम लोगों ने आज़ादी के लिए हमारे आबा अजदाद बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मैं आज अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, मैं एक साउथ इंडिया के अंदर मापुला मूवमेंट केरला में बहुत बड़ा मशहूर मूवमेंट था, मगर आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहाया है, आज उनके रूह आज लोग रोते होंगे, क्योंकि आज हम मुसलमान, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के अक़लियत के लोग हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे साथ इतना बुरा तरीक़े का सलूक हो रहा है, इसके बावजूद हम कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम घरों में बैठकर कुछ मजमून लिख देने से मतलब हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हम घरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने से कोई हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हम लोगों को चाहिए कि हमारे ऊपर जो आज किस तरीक़े के साजिशें हो रही हैं और किस तरीक़े से हम लोगों को दबाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों के अंदर हमारा जो मतलब जोश है या हमारी जो एहसास कमतरी के अंदर हम आ चुके हैं। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अपने दस्तूर को पढ़िए। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अपने दस्तूर के अंदर हमारे लिए जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको जानकर आगे आएँ। हमारे साथ इंसाफ होना वो हमारा हक़ है, इसके बारे में आप सोचें। बड़ी अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारे दस्तूर के बारे में हम लोगों को इल्म नहीं है। दस्तूर के अंदर हम लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। आज किस वजह से ये दस्तूर बदलना चाहते हैं, वजह क्या है दस्तूर बदलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं जो हुकूमत में हैं? यह सिर्फ़ इसलिए कि ख़ास कर अक़लियतों के लिए दस्तूर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर अक़लियतों को सेकेंडरी सिटीज़न बनाना चाहेंगे तो दस्तूर में तरमीम लानी पड़ेगी। जब तक दस्तूर में तरमीम नहीं लाएंगे तब तक हिंदुस्तान में अक़लियतों को सेकेंड सिटीज़न बना नहीं पाएंगे। दस्तूर हुकूमत या पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। अगर पार्लियामेंट भी चाहे या अगर जो हुकूमत में आज लोग हैं वो भी चाहें तो दस्तूर को बदल नहीं जा सकता। मैं अपील करता हूं कि इसके बारे में सोचें, समझें, आगे बढ़ें, और दस्तूर के बारे में हर फर्द को चाहिए कि दस्तूर को पढ़ें और समझें हमारा हक़ क्या है और हम उस हक़ के लिए आगे आएँ और मैदान में उतरें। बहुत ज़्यादती हम लोगों ने देखी है और बहुत सारी ज़्यादती सब्र के साथ हमने फेस किया है। अभी वक्त आ गया है कि हम लोग मैदान में उतरना होगा। वक्त आ गया है कि जब इस देश के अंदर 1% 2% सिख लोग और जाट लोग पूरी हिंदुस्तान को हिला के रख सकते हैं, तो हमारी 20 करोड़ की आबादी वाले हम हुकूमत की तवज्जो हमारे तरफ लाने के लिए इंशाअल्लाह बिल्कुल हो सकता है, मगर हम लोगों को इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ एक होकर इस जंग को लड़ना होगा। मैं आज अपील करता हूं कि भाई हम लोग तैयार हैं, हम आगे चलेंगे। आप लोगों को हमारे साथ खड़ना होगा, हमारे साथ आप लोगों को आना होगा। ये जंग सिर्फ घरों में बैठकर लड़ी नहीं जा सकती, ये बाहर निकलना होगा। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हम बैठकर एक तरतीब नहीं बनाएंगे, हमारे साथ ये जुल्म होते रहेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी हुकूमत के अंदर 20 करोड़ की एक पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा कोई मरकज़ के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कर्नाटक के अंदर 6.5 करोड़ की आबादी, तकरीबन 1 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर नहीं है। ये कब तक हम सहते रहेंगे? कभी मॉब लीचिंग के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर,
कभी हिजाब के नाम पर हर दिन हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। अब कब तक सहते रहेंगे? एक वजीर आला, वो वजीर आला कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों का वजीर आला है। एक ही जगह, एक ही शहर में, एक ही जाकर वहां पर एक आदमी को मिलता है और उसको 25 लाख रुपया मुआवजा देता है, और दूसरी तरफ मतलब एक अखिलियत का बंदा उसके घर पर भी नहीं जाता और उसको मुआवजा भी नहीं देता। गदग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नौजवान को मारा गया, लोग पकड़े गए, मगर आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला। शिमोगा के अंदर जब फसाद होता है, लोगों के दुकानें लूटी जाती हैं, घर जलाए जाते हैं, व्हीकल्स जलाए जाते हैं, तो वहां पर 107 केस डालकर उन लोगों को भेज दिया जाता है। वही अगर डीजे हो या केजे हो या हुबली हो, वहां पर आप लोग यूएपीए डालते हो। ये नाइंसाफी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसके खिलाफ हम लोगों को एक होकर मैदानों में उतरना होगा। मैं इसलिए अपील करता हूं कि हमारा हक बनता है कि 15 अगस्त को बड़े पैमाने के साथ हम इस जश्न को मनाएं। मैं मशकूर हूं और शुक्रगुजार हूं अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब का। उन्होंने अपील की है और उन्होंने कहा है कि भाई हम सब मिलकर मसाजिद के सामने, मदरसों में, स्कूलों में, मोहल्लों में जश्न मनाएंगे। हम जैसा पहले मनाते आ रहे हैं उससे ज़्यादा इस बार हम जश्न मनाएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप लोग, उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में न सिर्फ तहरीर के ज़रिए से भेजा है, उसके साथ साथ मीडिया से भी मुखातिब होकर ये मीडिया के अंदर भी उनका एक क्लिप आया हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारे दानिश्वर लोग, बहुत सारे मतलब हमारे सियासी कायदीन भी अपील की है कि भाई इसको बहुत बड़े पैमाने में मनाया जाए। मैं भी अपील करता हूं कि हर घर, हर मोहल्ले के अंदर, हर मसाजिद के सामने वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों को भी बुलाकर तिरंगा लहराया जाए और बड़े अदब के साथ हम हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों के बारे में याद करें और उनको खराज तहसीन पेश करने की कोशिश करें। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक इशू है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेस नोट आया हुआ है। एनुअल समरी रिवीजन 4 अगस्त से शुरू हुआ है और 24 अक्टूबर तक चलेगा। और ये 4 अगस्त और 24 अक्टूबर के अंदर बहुत सारा काम हो सकता है और उन्होंने कुछ तब्दीली भी, अमेंडमेंट भी किए हुए हैं। पहले जो फॉर्म नंबर 6 था उसके अंदर इंक्लूजन भी होता था, डिलीशन भी होता था। अभी फॉर्म नंबर 6 के अंदर सिर्फ इंक्लूजन होता है। फॉर्म नंबर 6 जो नया फॉर्म आया है उसमें सिर्फ इंक्लूजन होता है और फॉर्म नंबर 7 सिर्फ डिलीशन होता है। और फॉर्म नंबर 8 वोटर ट्रांसफर जो होकर है एक वार्ड से दूसरा वार्ड या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके लिए फॉर्म नंबर 8 है। और उसके साथ साथ पहली बार उन्होंने नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका दिया है। पहले ऐसा था 18 साल की उम्र 1 जनवरी में होनी चाहिए थी। अभी 18 साल की उम्र अगर 1 जनवरी में हुई तो ठीक है, वरना सपोज मेरे लड़के की उम्र अगर 18 फरवरी को हो रही है तो उसको फिर 1 अप्रैल में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने पहले जो 1 जनवरी था उसको एक्सटेंड करके 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, साल में 4 वक्त उन्होंने एक इंतज़ाम किया है वोटर लिस्ट 18 साल का इंक्लूड करने के लिए। इसके साथ साथ अगर तुम्हारे लड़के की या लड़कियों की उम्र 17 साल की हो गई तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं
जैसे ही उनकी उम्र 18 की होगी तो उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। ये भी एक नया कानून इलेक्शन कमीशन से निकला हुआ है। और मैं आप लोगों की इत्तला के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का जो मतलब उसमें एक नया ऐप भी बनाया हुआ है उन लोगों ने, उसको वो ऐप को कहते हैं डेमोग्राफिक तकरीबन 900 से 1500 वोटर्स उसमें रहते हैं। एक ही लिस्ट के अंदर सिमिलर एंट्रीज, मतलब एक ही नाम, मेरा नाम नसीर अहमद है, मेरा नाम ही मतलब 3-4 जगह होता है, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज, अभी जो फ़ोटो आ गया है तो फ़ोटो, मेरी फ़ोटो 3-4 जगह होती है, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो मकसद डिलीटेड बोलकर वोटर लिस्ट के अंदर जो वोट पोलिंग के दिन जो आता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसके बारे में काफ़ी तहकीकात हुई, तो उसके बाद पता चला ये जो वोटर लिस्ट के अंदर जिसकी डेथ हो चुकी है उनके नाम भी उसमें मौजूद रहते हैं, और जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मतलब घर बदल के कहीं और चले गए हैं, उनके नाम भी उस पर मौजूद होते हैं। और सिमिलर एंट्रीज, मतलब एक ही नाम 3-4 जगह होता है। तो ये सब देख, अब उनका एक वोटर लिस्ट हेल्थ कार्ड बोलकर है उनके पास इलेक्शन कमीशन के अंदर, वोटर लिस्ट हेल्थ कार्ड। तो उसका ये मतलब है कि फॉर्म नंबर 1 से फॉर्म नंबर 8 तक मिला के वो लोग फाइनल जब लिस्ट बनती है तो उस वक्त जेंडर का देखते हैं, फीमेल, मेल और फीमेल, और यंगस्टर्स मतलब 18 साल से 25 साल का देखते हैं। उसके साथ साथ पॉपुलेशन वाइज वोटर्स के साथ जब देखते हैं तो दे आर वेरी क्लियर। अगर इफ द वोटर्स आर मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन 1 लाख का है, अगर वोटर्स आर मोर देन 67,000, तो 2000 वोट रैंडमली दे रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, रैंडमली दे डिलीट फ्रॉम द लिस्ट, उसीलिए डिलीटेड होकर आता है। तो इसके बारे में हम सवाल करने से एक जगह जो इलेक्शन कमीशन का रूल है, वो इलेक्शन कमीशन के जो रूल इसमें रूल्स के अंदर कहा गया है, टू डिलीट करने के लिए वोटर को द BLO शुड गो एंड विजिट द स्पॉट के अंदर जाना होगा, और वो ही हैज़ टू डू ए महजर, और महजर जो रिपोर्ट है वो ERO को देना होगा। उसके बाद 15 दिन के बाद कोई मतलब नोटिस का जवाब नहीं आया, और महजर का रिपोर्ट आने के बाद उसको डिलीट किया जा सकता है। दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर डिलीशन ऑफ वोटर्स। फिर एक जगह वही इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा है कि whenever there is a assembly election or a parliament election, within 6 months, 6 महीने का वक्त में, we can delete the voters randomly to give effect to the health of the voter list। तो इसका मतलब ये है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वोटर लिस्ट में ज़्यादा नाम है तो इसको निकालने के लिए वो भी पावर उनको दिया गया है। तो इसलिए मेरी अपील है वोटर्स हजरात को कि आप आपके मतलब मोहल्ले में, खासकर मैं मसाजिद के ज़िम्मेदारों से अपील करना चाहूँगा कि मसाजिद को आप सेंटर बनाएं, मसाजिद के अंदर इसके बारे में बहस हो, मसाजिद के अंदर इसके बारे में मशवरा हो, मसाजिद के अंदर इसके बारे में एक तरतीब बनाएं। एक बूथ में मतलब तकरीबन 200 से 250 घर होते हैं, 10 वॉलंटियर्स को साथ में लें, 10 वॉलंटियर्स को जो पढ़े हुए लड़के लड़कियां हैं उनको साथ में लें, घर घर भेजकर एक ऐप आया हुआ है, बहुत बेहतरीन ऐप है, इलेक्शन हेल्प ऐप। उसके अंदर जब आप एपिक नंबर डालते हो तो उसमें पता चल जाता है कि तुम्हारा वोट है या नहीं है, या है तो कहाँ पर है, और उसके साथ साथ आपके फैमिली के कितने वोटर्स हैं वो भी उसमें पता चलता है। मैंने देखा है वो ऐप के अंदर कहीं पर लिखा है 0
फैमिली की जगह लिखा है 0। एक घर के अंदर एक ही वोट, वो भी देखा है मैंने। एक घर के अंदर एक वोट हो ही नहीं सकता। बीवी होगी, हस्बैंड होगा, वालिदा होगी, वालिद होगा, बच्चे होंगे, मगर ऐसे हमारे पास हमने वो भी लिस्ट बनाई है, डिलीशन और एडिशन, और डिलीशन उसके साथ साथ 1 वोट इन 1 हाउस। ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये घर से एड्रेस, घर का नंबर रहता है, फ्लैट नंबर या साइट नंबर या डोर नंबर, सिर्फ एक ही नाम नसीर अहमद का रहता है। नसीर अहमद की बीवी का नहीं, नसीर अहमद के वालिद का नहीं, मदर का नहीं। फिर 4-5 पेजेस हटाने के बाद वहाँ फिर एक नाम आता है, नसीर अहमद की बीवी का नाम आता है और वालिद का नाम आता है, सेम हाउस नंबर। तब उससे पता चलता है एक साजिश है। वोटर जाता है, अपना नाम देखता है, मेरे नाम के बावजूद आसपास नाम नहीं होता, तो वहाँ पर तरह तरह के फसाद होता है या गाली गलौज होती है। मतलब मैं फिर गुस्से से घर पे वापस आ जाता है, वोट ही नहीं डालता। ये एक तरीके का साजिश हमारे साथ खेली गई है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि हर मस्जिद के जिम्मेदारों को आगे आए, वॉलंटियर्स को लें, चेक करें, और ये इसके हर ये जो लिस्ट बनती है, ड्राफ्ट लिस्ट भी अनाउंस होती है, आपका नाम है या नहीं है वो भी चेक करें। यही हमारी एक ताकत है, यही हमारा वजूद वोटर लिस्ट के अंदर है, हमारी आइडेंटिटी वोटर लिस्ट के अंदर है। अगर हमारी आइडेंटिटी हम नहीं बनाएंगे तो इस मुसीबतों को हम लोगों को झेलना होगा। मैंने अभी पिछले 2018 इलेक्शन का एनालिसिस करके देखा। उस एनालिसिस से निकलता है कि 11 सीटें हमने सिर्फ 5000 के वोट से कम वोट से हारे हुए हैं। 5000। ये क्या कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अलंद गुलबर्गा के अंदर है, वहाँ पर सिर्फ 690 पर एक वोट से हारे गया है कैंडिडेट, एक सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट, BR पाटिल नाम है उसका। वहाँ पर बीजेपी जीती है और सुभाष गुट्टेदार नाम है उसका। अलंद के अंदर हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बट वहाँ पर वोटिंग हुई सिर्फ 52%। अगर 400 वोट अगर वहाँ पर पड़ जाते तो अलंद में जो फसाद हुआ वो फसाद नहीं होता था। उसी तरीके से सिन्नूर के अंदर वहाँ पर हम्पन गौड़ा बादरली सिर्फ 1560 वोटों से हारा है। सिन्नूर के अंदर माइनॉरिटी वोटिंग सिर्फ 49% हुई। अगर 600-700 वोट हो जाते तो वो वहाँ पर जीतता था। इसी तरह मेरे ख्याल से रामदुर्ग है या कोई बेलगाम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर अशोक पठान 2400 वोट से हारा है। आप अगर गौर करके देखें, अगर 11 सीट अगर कोई सेकुलर पार्टी जीत जाती तो बीजेपी को हुकूमत नहीं बन पाती, बीजेपी हुकूमत में नहीं आ पाती। लार्जेस्ट पार्टी सेकुलर पार्टी होती। और ये जो फसादात, ये तकरीबन 3 साल से जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, ये जुल्म नहीं होते। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है वो सवाल आज करना चाहिए। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम लोगों ने वोटर लिस्ट के बारे में नहीं देखा। वोटर लिस्ट के बारे में, वोटर का जो वजूद, हमारा जो वजूद वोटर लिस्ट के अंदर है, हमारी जो आइडेंटिटी वोटर लिस्ट के अंदर है, इसके बारे में हमने नहीं सोचा। तो मैं अपील करता हूं कि खासकर जमातों से, NGO से, और जितने भी इदारे हैं, इदारे के लोगों से और मसाजिद के जिम्मेदारों से, मसाजिद को सेंटर बनाएं, वोटर लिस्ट की एक मुहिम चलाएं, एक मूवमेंट करें और देखें कि हमारे जितने भी वो डेथ वोटर्स है उसको निकालें, ट्रांसफ़र जो होकर है उसको निकालें, रिपीट जो होकर है उसको निकालें, और सारे मतलब हमारे जो वोटर्स जितने भी हैं उसको लिस्ट में शामिल करें। तो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। हम जिसे चाहते हैं उसे इख्तियार में ला सकते हैं और जिसे चाहते हैं हम उस इख्तियार से उतार सकते हैं। ये पावर हमारे हाथ में है, मगर हमको मजबूती के साथ इलेक्शन लिस्ट के लिए और इलेक्शन में हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारे वजूद के लिए हम लोगों को एक मूवमेंट चलाना होगा। मैं अपील करता हूं, आप लोग हर खरिये में आप जाते हैं, हर मसाजिद में आप जाते हैं, छोटे से छोटे गांव में आप जाते हैं, इसके बारे में आप कहें
कि हर आदमी को कहे कि भाई पहला काम, पहला फर्ज जो है वोटर लिस्ट में हमारा नाम लिखाने का है। और आज उन्होंने एक और चीज़ भी वोटर इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है कि हमारा जो आधार कार्ड है वोटर लिस्ट के साथ उसको मिलाने की भी एक अपील की गई है। वो एक तरफ कहते हैं इट इज़ नॉट वॉलेंटरली, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई अगर BLO को तुम्हारे ऑथेंटिसिटी के बारे में डाउट है तो आपको आधार कार्ड बताना होगा, वो भी कहते हैं। और ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा मतलब इसमें हमारी काफ़ी मतलब जिस चीज़ें हैं इसमें सब हम हल कर सकते हैं। अभी जो बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का अख्तियार है, हम उनसे राबिता कायम करें। उस बूथ के लिए हमारे मोहल्ले के एक नौजवान को बूथ लेवल एजेंट बनाए और इलेक्शन कमीशन उसको एक आइडेंटिटी कार्ड देगा, और उसके साथ भी मतलब बहुत सारे मतलब वो उसको ये भी पावर दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट के नाम जिनके नाम नहीं है वो सब दस्तावेज के साथ लेकर जाके सबमिट कर सकता है, और वो बस उसको सर्टिफाई करना होगा। I have inquired, I have identified all their genuine voters, their name to be included in the list। ये लिखकर देने से उसका नाम वो लिस्ट में नाम इंक्लूड हो सकते हैं। ये पावर BLA को दिया गया है। इस सिलसिले में हम लोगों ने ये भी सोचा है, मैंने हमारे मंसूर साहब से भी गुजारिश की है कि एक वेबसाइट बनाए या एक व्हाट्सएप नंबर मुकर्रर करें या एक ईमेल, जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये हमारे से राबिता कर सकते हैं। सारे कर्नाटक के अंदर मतलब इलेक्शन की एक मुहिम चलाना हम चाहते हैं। मैं खुद हर सतह पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर तालुक लेवल पर जाकर समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम वोटर लिस्ट के अंदर नाम को इंदराज करा सकते हैं। तो मैं एक बहुत जल्दी उस वेबसाइट का भी और व्हाट्सएप के ग्रुप का भी अनाउंसमेंट होगा, और साथ साथ हम सारे अखबारात के अंदर भी मतलब ये कोशिश करेंगे कि ये नीचे एक बैनर हेडलाइन आए, और उसके साथ साथ आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि बॉटम में इंदराज करने के लिए आप भी कोशिश करें। ये सब आप लोगों की कोशिश के साथ ही हो सकता है। जब तक हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे, इसको एक मूवमेंट के जैसा चलाना होगा। तो मैं समझता हूं कि एक मूवमेंट इस बार हम लोगों को हमारी जो गलतियां हुई हैं, हमारे से जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है, अगर इसको ख़त्म करना है तो हम इन चीज़ों को सब एक मूवमेंट की तरह चलाना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। इंशाअल्लाह इसके ख़ास कर 15 तारीख का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उसके साथ साथ तकरीबन 5 जनवरी 2020 पर 3 में फाइनल लिस्ट अप्रूव होगी इलेक्शन की। तब तक हमारे पास तकरीबन 5-6 महीने हैं। ये 5 महीने के अंदर हम एक तरह की तब्दीली लेकर आएंगे। हम एक तब्दीली खासकर इलेक्शन, और हम बताएंगे कि हमारा पावर क्या है। कर्नाटक के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन है, वी आर द लार्जेस्ट नंबर। हमारा जो पॉपुलेशन है 14.6% पॉपुलेशन है, और हमारे साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट में नहीं है। अगर इसको बदलना होगा तो हर आदमी को आगे आना होगा, हर आदमी को आके इस मैदान में खड़ा होना होगा, और हमारी आवाज़ बहुत मजबूती के साथ पहुंचानी होगी। हम ये सितम सह नहीं सकते, और हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है। हमारी आवाज़ ऐसी उठनी चाहिए कि हुकूमत, ये लोग मतलब ये लोग समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं कि हम उसको, हमारे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। हम लोग सब्र करते करते अब थक चुके हैं। अब हम लोग रास्ते में उतरेंगे, हम लोग मैदान में आएंगे, हम लोग हमारे खिलाफ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी आवाज़ उठाएंगे। यही हमारा मकसद होना चाहिए। करना है, मूवमेंट चलाना है, तो इसमें कांग्रेस का क्या मंसूबा है, वो कैसे? कांग्रेस का भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम 15 तारीख को यहाँ पर रखा गया है। 2 बजे
संगोली रायना जो रेलवे स्टेशन के सामने से नेशनल पार्क तक, मतलब भाई आई मीन पादयात्रा रखा हुआ है। उसमें तकरीबन हर ज़िले से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि 1.5-2 लाख का मजमा होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे कर्नाटक के अंदर 224 हलकों में प्रोग्राम चालू हो चुका है। मैं कल परसों मैं और सिद्धरामैया साहब भी साथ में थे और शिव कुमार साहब भी साथ में थे। चिंतामणि के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद सिद्धरामैया साहब और मैं, रमेश कुमार साहब, मालूर के अंदर पादयात्रा हुआ। तकरीबन हम लोग भी 2-3 किलोमीटर पादयात्रा में पार्टिसिपेट किए। और शिवारपटना जगह आप जानते होंगे, जहाँ पर ये शिल्पी वगैरह मूर्तियाँ वगैरह बनाती जाती हैं। वो हिंदुस्तान का अंदर बहुत बड़ा मशहूर एक देहात है। उसके अंदर हर तबके के लोग एक ही काम करते हैं, शिल्पी बनाना। उसमें हर तबके के लोग हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को भी, और कल मैसूर में प्रोग्राम था, उसमें सिद्धरामैया साहब गए हुए हैं। तो हर जगह ये कांग्रेस के तरफ से पदयात्रा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिनिमम 75 किलोमीटर पदयात्रा करने का AICC से हुक्म आया हुआ है। तो उसके तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। सर, आपने ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट का जो मंसूबा है, ये हर घर तिरंगा को लेकर के, इसके मुखालिफत में जो मूवमेंट आप चलाना चाह रहे हैं, उसको आप जंग का वर्ड आपने इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये एक दूसरी जंग है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो तारीख़ है, तारीख़ के वर्कों को अगर पलट कर देखा जाए तो जो दिलचस्पी से हम लोगों ने आज़ादी के लिए तहरीक चलाई थी, हमारे आबा और अजदाद ने, कि वो पोजीशन आज हमारे सामने नहीं है। उस तरीक़े का जोश हमारी कौम के अंदर नहीं है। उसी लिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर ऐसे मुसीबतें आ रही हैं। तो हम लोगों को आगे निकलना होगा। मैं समझता हूँ कि एक नया, जिस तरीक़े से उस वक्त मूवमेंट चले थे, चाहे वो रेशमी रुमाल हो, चाहे वो मोपला मूवमेंट हो, चाहे वो दारुल अरब हो, इस बार अभी ज़रूरत है उलमा इकराम और दानिश्वर लोग और जितने भी हमारे जो पढ़े हुए लिखे लोग सब साथ में होकर एक मूवमेंट चलाएं और हमारे साथ जो भी मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में आवाज़ उठाएं और हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ हमारा जो है आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर, इसको लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, चाहे वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। हमारे दस्तूर के अंदर हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली। आपने देखा होगा प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों के सामने सबमिट किया हुआ है। तो वी हैव फॉरगॉटन आवर राइट, वी आर नॉट फॉलोइंग आवर दस्तूर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट अस। हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते, तहफ़्फ़ुज़ है। तो हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदलना चाहते हैं? यही वजह है कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जिसकी आबादी 20 करोड़ लोग हैं, उन लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी करनी है तो दस्तूर को बदलना होगा। जब तक दस्तूर होगा हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। हम लोगों को ये समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ मजबूती के साथ आवाज़ उठानी होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर अक़लियतों के वोट 40,000 से ज़्यादा हैं। आप लोगों को जानकर हैरत होगी, बेंगलुरु के अंदर सर्वगण नगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 1,39,000 वोटर्स अक़लियतों के, सिर्फ मुसलमानों के हैं, क्रिश्चियन के सिर्फ 40,000 वोट हैं। इतनी बड़ी तादाद हमारी है, जिसे चाह सकते हैं हम MLA बना सकते हैं, जिसको चाह सकते हैं हम उतार सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और आपने जो सवाल किया डिलीशन का, वो मेरे पास मौजूद है लिस्ट के अंदर। अगर आपको चाहे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कितने डिलीट हुए हैं 2018 से जुलाई 20, 2022 तक, और कितने एडिशन हुए हैं उसकी भी मेरे पास लिस्ट है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
चलिए जब भी इलेक्शन आता है आप एक मुहिम स्टार्ट करते हैं नाम डालने के इलेक्शन